तो गुजरात के महापौर का आंकड़ा हमारे पास आ गया। बीजेपी को 131, कांग्रेस 40 से नीचे 38, आम आदमी पार्टी को 10, अन्य के खाते में 3। ये महापोल का आंकड़ा है, यानी पोल ऑफ पोल्स है ये। मेरे साथ संजय भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका अभिनंदन है सीएसडीएस के। संजय जी, ये जो महापोल का आंकड़ा है, ये क्या इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अगर 40 के नीचे आ रही है पोल ऑफ पोल्स के अंदर, संजय कुमार जी, तो ये बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल। जिस पार्टी को पिछली बार 77 सीटें आई थी और अब वो अगर 40 के नीचे जा रही है तो सेटबैक तो निश्चित रूप से सेटबैक है। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए जो आंकलन है वो तकरीबन 10 सीटों का है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है सबक लेना चाहिए कि जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है, कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाती है। दिल्ली में यही हुआ, पंजाब में यही हुआ। तो सेटबैक तो निश्चित रूप से सेटबैक है और कांग्रेस को, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा। कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा। मेरे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए हैं। वारिस पठान का मैं सीधा रुख कर सकता हूं। वारिस जी, आप ना 3 में ना अभी 13 में, यानी ना दिल्ली के अंदर आपको कुछ खास एमसीडी में मिलता हुआ दिख रहा है, ना गुजरात में कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज योर टेक, वारिस पठान जी? देखिए अमीश भाई, हम लोग पहली मर्तबा गुजरात का चुनाव लड़े, 14 सीट पे लड़ रहे थे हम लोग। एक का जमीन नॉमिनेशन भरते ही कांग्रेस वालों ने खरीद लिया, बिक गया। वो 13 सीट पे लड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। अभी आप तो दिखा रहे हो ना, अदर्स के अंदर दूसरे चैनल वाला दिखा रहा है 3-2-5। हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको मोहब्बत से नवाजेगी और हमको इस मरतबा कामयाबी जरूर मिलेगी। मगर फिर भी गुजरात की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा था हमारी रैली में कितने रश, कितने लोग आ रहे थे, प्यार मोहब्बत से आ रहे थे वहाँ पे। और हमको यकीन है 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। दिल्ली एमसीडी में हम सिर्फ 15 सीटों पर लड़े, 15 सीटों में भी हमको यकीन है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे। लोगों के हमको वोट मिले, लोगों की मोहब्बत मिली है। और 8 तारीख को देखिए एग्जिट पोल है, फाइनल तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमारी जो जानकारी है, हमारे जो वहां पे लोग हैं उनकी तरफ से जो जानकारियां मिल रही है, वो जानकारी ऐसी है अमीश भाई कि दिल्ली में भी लोगों ने हमको अच्छे वोट दिए हैं और गुजरात में भी बहुत अच्छे वोट दिए अमीश भाई हमको हर तरफ। जैसे अहमदाबाद में हमको अच्छे वोट मिले हैं। मैं बता दूं व्यूअर्स को, वोट शेयर बीजेपी का एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 45-48 के आसपास जा सकता है। कुछ 49 कुछ एग्जिट पोल्स तो आंकड़ा लगा रहे हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से, संजय सिंह जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुधांशु, मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे। दिल्ली एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक लग रहा है। गुजरात में जरूर जीत मिल रही है, हिमाचल में जरूर जीत मिल रही है। व्हाट इज योर टेक? वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है। देखिए, दिल्ली एमसीडी के जो भी आपके एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो हम लोगों के लिए चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु मेरा यह भी मानना है, यद्यपि मैं गुजरात और हिमाचल में गया था, गुजरात में अधिक रहा था, मगर तो एमसीडी के बारे में हम यह भी कहेंगे कि 250 कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी छोटी होती हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल डिस्कस कर रहे थे, तो अब जो भी सर्वेक्षण किया उन्होंने 250 में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जिट पोल किया या सभी में किया है, तो उसके अनुसार थोड़े बहुत अंतर से आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है। परंतु यदि आप माने कि बदलाव होता है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल होती है एमसीडी में, तो मेरे विचार से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत सुखद नहीं होगा। परंतु फिर आम आदमी पार्टी के पास यदि दोनों की सत्ता आ जाती है, तब यह देखना होगा कि वो इसका संचालन किस प्रकार से करते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि अंतिम परिणाम आने देना चाहिए। 250 जो सीटें हैं, इनमें बहुत छोटी कारपोरेटर में बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। 1500 वोट के इधर उधर होने पर भी भारी उलटफेर हो सकता है। इसलिए मैं इसमें अभी थोड़ा अंतिम परिणाम आने तक इस पे कोई निष्कर्ष निकालने से बचना चाहूंगा। संजय जी, चलिए शुरुआत आपकी एमसीडी से ही करते हैं। वहां पर आपको थोड़ी सुहानी खबर मिल रही है, बेहतर खबर मिल रही है कि आप वहां पे सत्ता में आ रहे हैं। और गुजरात में और हिमाचल में एक बड़ा सेटबैक भी लग रहा है, यानी जो आपको एक उम्मीद थी वहां उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा गुजरात में खास तौर पर। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है जो एमसीडी का एग्जिट पोल है यही एग्जैक्ट पोल होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं और हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए 8 दिसंबर की। और आप देखिएगा कि दिल्ली और गुजरात दोनों में मेरा अपना मानना है कि अभी जो सर्वे में भी आप दिखा रहे हैं दिल्ली को लेकर भी, यह आंकड़ा और बढ़ेगा। यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 2015 की पुनरावृत्ति होगी इस बार 2022 के एमसीडी के चुनाव में। जैसे 2015 में हम लोग अधिकतम सीट मान रहे थे अपनी 50 से 55, जब बक्सा खुला तो 67 आई।
इस तरह से इस बार भी आपने सर्वे में अपने हिसाब से मैक्सिमम दिया होगा एग्जिट पोल में, लेकिन जब बक्सा खुलेगा 8 दिसंबर को तो मैं समझता हूं यह आंकड़ा और बड़ा होगा। इसमें और बड़ा इन्होंने होगा। 17 केंद्रीय मंत्री लगाए, 9 मुख्यमंत्री लगाए, जेपी नड्डा जी को लगाया, सैकड़ों सांसद दिल्ली में प्रचार किए। बावजूद इसके अगर यह परिणाम आता है तो पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय नेताओं को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि वो दिल्ली में बुरी तरीके से फेल हुए। अब आते हैं गुजरात के ऊपर। जी जी जी, गुजरात के अंदर एक सेकंड गुजरात के सुधांशु अंदर जी से दिल्ली पर जवाब ले लूं, जी। क्योंकि आपने मूल्यांकन करने की बात बोली। सुधांशु त्रिवेदी मूल्यांकन पूरा कर लूं फिर आप। ठीक है संजय मेक योर पॉइंट, संजय जी मेक योर पॉइंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में पहली बार आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी और गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो गारंटी कार्ड जो था 300 यूनिट बिजली फ्री का, माताओं बहनों के लिए महिला सम्मान निधि 1000 रुपए प्रतिमाह का, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, यह गारंटी कार्ड इसकी गूंज गांव-गांव में थी। मतलब सुदूर इलाकों में भी अगर आप जाएंगे तो लोग अपने जेब में अरविंद केजरीवाल का वो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे थे, ये भरोसा जता रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर वोट देंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका मूल्यांकन सही ढंग से आप 8 दिसंबर को कर पाएंगे, क्योंकि लोग बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, जो दुश्वारियां उनकी जिंदगी में है, उन सवालों पे, मोरवी की घटना पे और लट्ठा कांड पे कितना वोट दिए हैं वो, और कितना अरविंद केजरीवाल एक गारंटी मैन के तौर पे कितना उन पे भरोसा रहा है। 8 दिसंबर को आपको आप भी गुजरात में थे, सुधांशु जी भी गुजरात में थे, तो सुधांशु मैं आपका रुख कर लेता हूं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप दिल्ली में जो हार होगी उसका मतलब बीजेपी के पूरे शीर्ष नेतृत्व पर इसकी जिम्मेदारी है, सांसदों पर जिम्मेदारी है, केंद्रीय मंत्रियों पर जिम्मेदारी है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन मैंने एक आंकड़ा निकाला है, वो आंकड़ा मैं पहले शेयर कर लेता हूं, और ये आंकड़ा जो मैंने निकाला है ये एक्सिस माई इंडिया के डेटा से मैंने निकाला है, मैं शेयर कर रहा हूं व्यूअर्स के साथ और संजय जी खासतौर पर आपके साथ और अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। स्लम में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है, वो 49% है, और बीजेपी का वो वोटिंग परसेंटेज 28% है। कॉलोनी फ्लैट के अंदर बीजेपी का परसेंटेज 36% है, जबकि आम आदमी पार्टी 42% है। और अगर हम बड़े घरों की तरफ जाते हैं जो कि पॉश इलाके हैं, वह भारतीय जनता पार्टी 42% है, आम आदमी पार्टी 37% है। कांग्रेस का नंबर भी है, कांग्रेस का परसेंटेज 11, 10, 10 इसके आसपास है, इससे ज्यादा कहीं कांग्रेस का परसेंटेज नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है दिल्ली के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये एक आंकड़ा मैंने सुधांशु शेयर किया है, व्हाट इज योर टेक? स्लम के अंदर आम आदमी पार्टी को अपना 50% वोट शेयर मिल रहा है, वो बड़ी बात है अपने आप में। आपने तो हर जहां झुकी वहां घर का वादा किया था। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि मूल्यांकन का विषय आया तो मूल्यांकन तो परीक्षा के परिणाम आने के बाद होता है, परीक्षा के अनुमान पर नहीं। परंतु अनुमान पे भी जो मूल्यांकन है, यदि ये आंकड़ा किसी एक सर्वेक्षण ने दिया है, उसने कितनी झुग्गी झोपड़ियों का कितने प्रतिशत, कौन सा सैंपल सर्वे और कितना फ्लैट का कितना लिया, परंतु यदि ये माना भी जाए, हम उस पर नहीं जाते, क्रिटिसाइज नहीं करते, पर यदि माना जाए तो हो सकता है कि इन्होंने जो फ्री की बात कही हो, वो जितना आप उत्तरोत्तर निर्धन वर्ग में जाते हैं उसमें फ्री वाली बात ज्यादा अपील करती हो, जितना आप मध्य वर्ग में, उच्च मध्य वर्ग में जाते हैं तो ये व्यवहारिकता भी दिखने लगती हो कि सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या उसका लॉन्ग टर्म का इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि जिन जिन देशों में कभी ऐसा हुआ है उन पर लॉन्ग टर्म में जाके अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो कई बार क्या होता है कि भाई जिसके सामने रोटी का सवाल है या ज्यादा गरीबी का सवाल है, उसको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आगे क्या होगा, फिलहाल मुझे मिले। हो सकता है इस प्रकार की बात रही हो, परंतु एक बात मैं एक और कहूंगा, एक गंभीरता की बात यहां पर और भी है। जहां एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में थी या आपके उसमें दिख रही, वहां उन्होंने मेयर के लिए कोई नाम नहीं बताया है अभी तक। अपना नेतृत्व किसको देंगे, अपना नेता वो नहीं, मगर जहां कहीं नहीं थे वहां मुख्यमंत्री वो अनाउंस कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि मतलब जो गंभीरता की बात होती है राजनीति में, हम लोगों ने जनसंघ के जमाने से आज तक
तभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस किया था जब हम सीरियस सत्ता के दावेदार हो गए थे या मुख्य विपक्षी दल हो गए थे। तो जहां ये सीरियस दावेदार हैं वहां अपना चेहरा नहीं बताते हैं, और जहां पता है कि होना कुछ नहीं है वहां चेहरा बता देते हैं। जी जी, मेरे साथ कांग्रेस की नेता भी जुड़ रही हैं, अलका लांबा, मैं उनका रुख कर लेता हूं, जुड़ी हुई हैं। अलका जी, दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस को सेटबैक लग रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आपकी नेतृत्व की अगुवाई अनिल चौधरी कर रहे थे, उनका तो अपना वोट ही कटा हुआ निकला। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को दिल्ली में अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा? इट इज हाई टाइम। हम बेशक इसको एग्जैक्ट पोल ना माने, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है दिल्ली खासतौर पर। अमीश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये परिणाम आते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल दोबारा से एक आत्ममंथन करने की और बहुत बड़ा एक जो है पार्टी के अंदर जो है चीजों को लाने की, बदलने की जरूरत है, मैं महसूस करती हूं। पर मैं आपको ये बता रही हूं, मैंने 30 नगर निगम, क्योंकि 250 सीटों पर हर नेता के लिए पहुंचना संभव नहीं था, 30 नगर निगम में 50 जनसभाएं, कामयाब जनसभाएं मैंने खुद की। लोग आए और मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहूंगी जो आज आपका चैनल देख रहे हैं, निराश मत होइए। बहुत खूब लड़े आप, ईमानदारी से लड़े, सीमित संसाधनों में लड़े। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की फोटो भाजपा के उम्मीदवारों के साथ थी, दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और उम्मीदवारों की तस्वीर थी। दोनों सत्ताधारी पार्टियां, धन बल पैसा, देश के रक्षा मंत्री नितिन गडकरी जी, सबको हमने गलियों और सड़कों पर देखा। धन और बल, विज्ञापनों की कोई जो है कमी दोनों के पास नहीं थी। दोनों सत्ता में, दोनों के खिलाफ नाराजगी जरूर थी, लेकिन मुझे ये लगता है बिल्कुल कांग्रेस की तरफ आने में लोगों को एक हमें बहुत जो है अभी प्रयास करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। ओके, अशोक जी, मुझे एक पॉइंट था अलका जी, आपके पार्टी को किसने मना किया था कि आप अपने बड़े नेता नहीं उतरे? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आपके पार्टी को फिर से जिंदा करने की एक जगह थी, लेकिन आपको पता है आपकी स्टैंडिंग जो स्क्रीनिंग कमेटी कब बनी? 7 दिन पहले आपकी स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। जब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के पास 3 दिन का टाइम होता है स्क्रीनिंग करके उम्मीदवार घोषित करने का। जब इतनी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी तो अब उसमें लग गई थी, भारत जोड़ो में। आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारत जोड़ो में थे महाराष्ट्र में, और नांदेड़ में वो स्टेज पे कहते हैं कि अरे वो वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी है, वहां किसी को भेजना होगा। ऐसा नहीं होता। राजनीति यदि वो प्रधानमंत्री का, वो तो नरेंद्र मोदी को, आप ये देखिए हैदराबाद के चुनाव में तो अमित शाह खुद गए थे। चुनाव लड़ना, यदि जीतना है तो लड़ना, कुछ अपोजिशन से भी सीखना चाहिए। मुझे याद है, मैं नरेंद्र मोदी जी की, मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक बात, जब उन्होंने विधानसभा, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, विधानसभा, जब उन्होंने विधानसभा में उनका विदाई समारोह हुआ, तब उन्होंने एक बात बड़ी रेखांकित करके कही थी कि मैं विधानसभा में विरोधियों का भाषण सुन के अंडरलाइन करता हूं, नोट करता था चीजों को, और उनसे सीखता था कि मुझे यदि सत्ता में ही रहना है तो मुझे क्या करना होगा। तो आपको भी कुछ विरोधियों की अच्छी बातें भी सुननी, क्योंकि ये मत कहिए कि उन्होंने किसको भेजा, ये कहिए कि आपके कौन लोग आए। अलका लांबा, क्योंकि कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हुई है, गुजरात में अंडर 40 पे स्ट्रगल कर रही है। एक हेडलाइन तो 8 तारीख को होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 राज्यों में अगर वापस आती है, या फिर गुजरात में 27 साल बाद वापस आती है और हिमाचल में एक स्ट्रगल करती है। एक हेडलाइन जरूर होगी कि कांग्रेस का पटाक्षेप हो गया है देश की राजधानी के अंदर। एमसीडी का इलेक्शन जो है, वो ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, पार्टी नहीं लड़ रही। ये गंभीर सवाल जरूर खड़े होंगे। और आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे, वो जनाब क्या कर रहे थे? अमीश जी, देखिए, मैं कह रही हूं, भाजपा हो, आम आदमी हो, कुछ लोगों की कोशिश निरंतर जारी है ये परसेप्शन क्रिएट करने की कि कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, और निरंतर प्रयास है। इन प्रयासों को विफल करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी, आज ही अशोक गहलोत जी ने कहा, राहुल गांधी पिछले लगभग नहीं तो मैं कह रही हूं 100 दिन पूरे करने जा रही है यात्रा।